आंखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे। आंखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे। आंधियों में कहां वो दम था, चिराग हवाओं में जलाते रहे। मैं विवेक झा वेलकम करता हूं आपका अपना YouTube चैनल सत्यार्थ एजुकेयर में। आज इस मजेदार टॉपिक को मजेदार अंदाज में पढ़ने वाले हैं। वीडियो में आप अंत तक बने रहें, आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। चैनल पे आप बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाला बेल आइकन दबाएं जिससे वीडियो का आपका सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमने ये एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें लेटस कंसीडर, हम कंसीडर करके रखे हैं कि मेरा ये दोनों पॉइंट चार्ज पार्टिकल जो है ये पॉजिटिव है और उसका पोजीशन वेक्टर r1 और r2 है। तो ये चार्ज पार्टिकल q1 q2 और इसके बीच का डिस्टेंस r और पोजीशन वेक्टर r1 q1 का r2 q2 का है। तो हम जानते हैं कूलम्ब्स लॉ का बेसिक डिफिनेशन से दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर होता है। r जहां की इसके बीच का डिस्टेंस है। और आप ये भी जानते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसको हमें रिप्रेजेंट जो करेंगे वो वेक्टर फॉर्म में नहीं कर पाए थे कूलम्ब्स लॉ का बेसिक स्टेटमेंट से। तो इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए ये डायग्राम का एक रफ स्केच तैयार करते हैं। तो जैसा कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये q1 चार्ज पार्टिकल और ये मेरा q2 चार्ज पार्टिकल है जिसका कि पोजीशन वेक्टर r1 एंड पोजीशन वेक्टर r2 यहाँ पे दिखाया गया जैसा कि ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो इसके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, इसको मिलाने वाला रेखा जो होगा ये डॉटेड यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, तो इसी के अबाउट इसका फोर्स लगेगा। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखे हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, एक दूसरे को धकेलेगा। तो ऑब्वियस है कि Q2 चार्ज पार्टिकल पे कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और Q1 चार्ज पार्टिकल पे कुछ ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब हम इस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स को Q2 पे अगर लग रहा है तो फोर्स ऑन Q2 एंड किसके कारण, Q1 के कारण, तो इसको F21 बोले हुए हैं। ऊपर वाले फोर्स को बेसिकली Q1 पे लग रहा है तो इसको हम फोर्स ऑन पार्टिकल 1 किसके द्वारा, दूसरा चार्ज पार्टिकल जो उसके कारण, तो F12 बोले हुए हैं। तो इसको हम यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज भी लिख लिए हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, दोनों के बीच जो ये लाइन आ रहा है इसी के अबाउट है। और वो बेसिकली फोर्स रिस्पेक्टिव F12 फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 1 किसके कारण, दूसरा चार्ज पार्टिकल के कारण। सिमिलरली F21 फोर्स चार्ज पार्टिकल 2 पे फर्स्ट के कारण। तो अब हमें मैग्नीट्यूड वाइज अगर फोर्स को लिखें तो वो बेसिकली हो जाएगा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब हमें डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन r के वेक्टर के डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर लेते हैं तो यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन में हमें एक डायरेक्शन देता है और मैग्नीट्यूड मेरा आ गया। तो इस तरीके से r वेक्टर का कैप लिख दिए। बेसिकली r वेक्टर का कैप ये क्या है, यूनिट वेक्टर किसके डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर के डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है जो कि हमारा इस फोर्स का यूनिट वेक्टर दिखाएगा। अब आप ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन जानते हैं। अगर ये r1 वेक्टर हमने बोला हुआ है, ये मेरा r वेक्टर है, ये r2 वेक्टर है। सपोज ये r वेक्टर को कुछ इस डायरेक्शन में लिख रहे हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा कि F12 और F21 बेसिकली क्या है। तो हम F12 या F21 कोई कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको दूसरे के टर्म में कोरिलेट कर लेंगे, क्योंकि अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो F12 का मैग्नीट्यूड F21 के बराबर होगा। अगर इसी का डायरेक्शन वाइज देखें तो देखिए एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो F12 वेक्टर जो होगा वो माइनस F21 वेक्टर के बराबर होगा। तो अब हम सपोज F21 चार्ज पार्टिकल 2 पे लगने वाला फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये लिखें तो F21 अगर लिखें, मैग्नीट्यूड तो वही होगा K Q1 Q2 अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस जो है R वेक्टर का, ये मॉड लिख रहे हैं इसका स्क्वायर, और इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेंगे तो हमें वो डायरेक्शन बताएगा। क्योंकि कोई वेक्टर के डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर अगर लेते हैं तो उधर का डायरेक्शन हमें मालूम होता है। तो आर वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, बेसिकली ये क्या है,
ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर है। तो हमारा सबसे पहला थीम है कि आर वेक्टर को कैलकुलेट करें। मेरा उद्देश्य है कि ये आर वेक्टर को कैसे कैलकुलेट कर लें। तो आप जानते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से होता है, अगर कोई वेक्टर ए उसके बीच वेक्टर बी है और सी वेक्टर कुछ इस तरीके से दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। तो यही कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। R1 वेक्टर पे R2 वेक्टर का टेल है, पूंछ है, और R2 वेक्टर बेसिकली मेरा रिजल्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर। तो इस तरीके से अगर देखें R वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हो जाएगा। तो चलिए इस वैल्यू को हम इस पे रिप्लेस करते हैं। तो ये वाला सेक्शन को हम थोड़ा सा रब कर देते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन वाला पार्ट तो है नहीं, वो हम समझाने के उद्देश्य से बताए थे आपको। तो चलिए यहाँ पे अगर लिखें तो मैग्नीट्यूड वाइज तो लिख दीजिए के Q1 Q2 अपॉन R। R वेक्टर है बेसिकली मेरा R2 माइनस R1 वेक्टर, और इसका माइनस R1 का स्क्वायर, और R को ऐसे हम यूनिट वेक्टर के टर्म में रहने देते हैं। तो चलिए यहां से अगर हम और सिंप्लीफाई करके लिखें तो लिखा जा सकता है के Q1 Q2, और यहाँ पे R2 माइनस R1 को R21 बोले हुए हैं, तो R21 का स्क्वायर, और R वेक्टर बेसिकली मेरा R21 है, तो इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो R21 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो इस तरीके से अगर हम फोर्स का एक्सप्रेशन को और सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं F21 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का मॉड का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर को आप जानते हैं कैसे लिखते हैं, वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और इसका क्या करेंगे, मॉड से डिवाइड कर देंगे, R2 माइनस R1 वेक्टर। तो इस तरीके से हम कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट कैसे किया। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको इस तरीके का कंटेंट मिलता रहे। थैंक यू।